अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और फैसल चौधरी साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। नाज़रीन, आज 25 मार्च है और आज का दिन पाकिस्तान की क्रिकेट की तारीख का बड़ा अहम दिन है। ना सिर्फ क्रिकेट की तारीख का बल्कि इमरान खान के लिए भी ये बड़ा अहम दिन है, क्योंकि एक बड़ा संगे मील उन्होंने अबूर किया। आज से ठीक 31 साल पहले पाकिस्तान क्रिकेट का वर्ल्ड चैंपियन बना था। 1992 का वर्ल्ड कप, जिसमें बज़ाहिर एक कमज़ोर टीम तमाम ऑड्स के साथ पाकिस्तानी टीम मैदान में, जिसके बारे में कोई ये सोच ही नहीं सकता था, कोई वहमो गुमान में भी नहीं ला सकता था कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम, जो बज़ाहिर इतनी मजबूत टीम नहीं है, इतनी तगड़ी टीमों को हरा कर पाकिस्तान वर्ल्ड कप भी जीत सकता है। लेकिन ये नामुमकिन मुमकिन होता हमें नज़र आया और हमने देखा कि पाकिस्तान ने 1992 का ये वर्ल्ड कप अपने नाम किया। बहुत हद तक लोग क्रेडिट देते हैं कि इसमें जो क़यादत है उसको सहरा जाता है, क्योंकि इमरान खान साहब ने जिस तरह से फ्रंट से लीड किया और ख़ुद फाइनल में भी उन्होंने 72 रन्स बनाए थे। जावेद मियांदाद साहब के साथ उनकी ज़बरदस्त पार्टनरशिप, जिसने पाकिस्तान को एक बेहतर स्कोर करने में मदद दी। और ओवरऑल भी जो उन्होंने एक जिस तरह से अपने खिलाड़ियों को बकअप किया, उनके अंदर जज्बा जगा के रखा, तो लोग कहते हैं कि उनकी क़यादत को, उनकी कप्तानी को बड़ा सहरा जाता है। लेकिन इस वक्त भी सूरत हाल जो उनकी अगर सियासी करियर के हवाले से देखी जाए तो कुछ ऐसी ही मुश्किल हालात का शिकार दिखाई देती है, जहाँ पर सारे ऑड्स हैं उनके लिए। आप कह सकते हैं कि तमाम तर चीज़ें उनके मुखालिफ नज़र आ रही हैं, लेकिन वो फिर भी डटे हुए हैं और वो कहते हैं कि वो इस मुश्किल टाइम से निकल जाएंगे। पीछे हटने को तैयार नहीं, कहीं बाहर जाने को भी तैयार नहीं, लेकिन फ़िलहाल वो मुकाबला करते नज़र आ रहे हैं। आज भी इसी सिलसिले में एक अहम जलसा मीनार पाकिस्तान पर, जिसके लिए तमाम तर ऐसा लग रहा है कि रुकावटें नज़र आ रही हैं। कंटेनर्स लगाए गए हैं, जो मुख्तलिफ रिपोर्टर्स फील्ड में हैं वो भी बता रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात हैं लोगों को वहाँ पहुँचने में। जो हुक्मरान इत्तेहाद है उनकी जानिब से ये बताया जा रहा है, जो निगरान हुकूमत है, कि ये तो सिक्योरिटी के लिए किए जा रहे हैं, लेकिन बहरहाल ये वो उनका मानना है कि ये किया जा रहा है। कारकुनान गिरफ्तार भी हो रहे हैं, काफ़ी सख्ती नज़र आ रही। तो ऐसे में ये जलसा क्या पाकिस्तान के लिए, इमरान खान साहब के लिए कोई टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है? आज के जलसे में इमरान खान साहब की तकरीर, आगे का लाहे अमल क्या हो सकता है? क्या कोई बड़ा ऐलान करने वाले हैं? और इस जलसे से आगे भी चलेंगे कि इमरान खान साहब का जो मेन फोकस था इलेक्शन, क्या वो हासिल करने में कोई फ़ायदा होगा? केसेस से कैसे निपटेंगे, इसके हवाले से भी बात होगी। और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कुछ नई स्ट्रैटेजीज़ के हवाले से भी आज के प्रोग्राम में डिस्कशन करेंगे। आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। पहले चलूँगी इमरान साहब की तरफ। इमरान साहब, मीनार पाकिस्तान का जलसा, इमरान खान साहब कह रहे हैं कि ये तारीखी जलसा होगा। वैसे तो वो हर जलसे के बारे में यही कहते हैं, लेकिन इस जलसे के बारे में उनका कहना है कि पहले भी 6 दफ़ा, ये छठा जलसा है जो मीनार पाकिस्तान में PTI कर रही है। तो ये भी एक बड़ी बात है कि आमतौर पर तो इतना बड़ा चैलेंज भी कोई नहीं लेता कि इस मैदान में जलसा करे, लेकिन छठी मरतबा वो जलसा कर रहे हैं यहाँ पर। तो आज भी आपको लगता है कि PTI को ये जलसागाह भरने में कोई दिक्कत नहीं होगी, अगरचे काफ़ी रुकावटें नज़र आ रही हैं? और इमरान खान साहब के लिए कितना इम्पोर्टेंट है ये आज का जलसा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि इमरान खान के लिए ये आज का जलसा को बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि इमरान खान सियासी मकबूलियत जो हासिल कर चुके हैं, उससे आज का जलसा जो है वो बहुत कामयाब हो जाए। मेरे ख्याल में पहले 6 जलसे हुए, आज 7वां है। आप कह रही हैं कि आज छठा। हाँ, तो ये छठा भी हो या 7वां, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। इमरान खान साहब जो हैं, एक जलसे की बिना पे आप उनको ये नहीं आज तक कह सकती कि वो सियासी तौर पे बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं या सियासी तौर पे वो बिल्कुल जो है ना सबसे ऊपर चले गए हैं, क्योंकि ये एक सच है कि इस वक्त उनकी मकबूलियत बहुत ज़्यादा है। लेकिन मैं इससे जो ज़्यादा मेरे नज़दीक अहम बात है वो ये है कि जलसे और जुलूस जो हैं वो सियासी अमल का एक हिस्सा होते हैं। सियासी ज़िंदगी जो है इन जलसों और जुलूसों के बगैर अधूरी होती है। हुकूमत ने इजाज़त दी जलसे की, पहले आपको पता 3-4 दफ़ा इजाज़त की कोशिश की गई, लेकिन हुकूमत ने इजाज़त नहीं दी। अब आपने इजाज़त दे दी तो फिर उन्हें जलसा कर लेने दें। देखिए, जब वो जलसा ये कर देंगे तो इमरान खान साहब तो कहेंगे कि ये तारीख़ का सबसे बड़ा जलसा और इतना तो कभी हुआ ही नहीं, शायद पाकिस्तान बनने से पहले भी इतने बड़े जलसे नहीं थे हुए। तो लेकिन क्या आप उनको एक दफ़ा शौक़ पूरा कर लेने दें, आने दें। आपने इजाज़त देने के बाद कंटेनर्स लगा के और रुकावटें खड़ी करके क्या हासिल करना है? अब आपने थ्रेट अलर्ट भी जारी कर दिया और इमरान खान साहब की जान को ख़तरा जो है उसका भी आपको फ़िक्र है, और अब आप मौक़िफ़ ये अपनाए हुए हैं कि ये उनकी सिक्योरिटी के लिए किया है। बिल्कुल मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि इमरान खान की सिक्योरिटी का पूरा बंदोबस्त करना चाहिए,
लेकिन किसी तौर भी 1% भी इस बात की इजाज़त नहीं दी जा सकती कि आप इमरान खान की सिक्योरिटी को यकीनी बनाने की आड़ में जलसे जुलूस के लिए आने वाली आवाम की राह में रुकावटें खड़ी करते। देखें, इस तरह से कोई आप नेक नामी नहीं कमाएंगे ना इस और तरह से। जब आप निगरान हुकूमत हैं, आपसे तो कोई एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा होता। समीना, मैं तो निगरान हुकूमत की या उसकी बात ही नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ निगरान हुकूमत 100% गैर जानिबदार है, लेकिन आप अपने अमल से ये साबित करें। मैं नहीं कह रहा कि मोहसिन नकवी साहब या उनकी टीम जानिबदार है, हो सकता है चोई साहब इससे इख्तलाफ करें और कहें कि जानिबदार है, लेकिन मैं कहता हूँ कि आप नहीं हैं तो इसका अमली सबूत दे दें। तो वो नहीं दिया ना, तो फिर आप ये मान लें कि वो इसका सबूत दे दें और आप इस तरह की कोशिश करें कि लोग आपके बारे में बैठ के कहें कि बिल्कुल जो निगरान हुकूमत कर रही है बड़ा अच्छा अमल कर रही है और बड़े अच्छे तरीके से काम कर रही है। लेकिन ये मामला करना, इमरान खान के पास जो स्ट्रीट पावर है उसको आप इन रुकावटों से मेरा नहीं ख्याल के रोक सकें। आपको बल्कि अगर वैसे भी लोगों ने कम आना हो तो वो ये कह सकते हैं कि जब आपने सारे रास्ते ही बंद कर दिए तो देखें जी फिर लोग कैसे आते हैं। आपने तो उनको भी नहीं ये नहीं। देखें, लोग अगर आज कम मैंने फिर आपसे कहा कि आज के जलसे में लोग कम भी आए ना, 5000 भी लोग आए तो मैं समझता हूँ जलसा कामयाब है। उसकी बुनियादी वजह है कि इमरान खान अब नंबर गेम से आगे निकल गए हैं। ठीक है, इमरान खान इस वक्त नंबर गेम में नहीं है। लेकिन अगर आज लोग नहीं आते, देखिए खौफ होता है, लोग अपने बच्चों को जाने से रोकते हैं कि बाहर रुकावटें हैं, पुलिस। देखें, जो बदनज़मी ज़मान पार्क में होती रही और जिस तरह से शेलिंग और लाठी चार्ज और उसके बाद रैली भी हुई, लोग आए। लेकिन मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ ना, लोग ज़रूर आते हैं लेकिन बहुत सारे लोग अपने बच्चों को रोकते भी हैं। बिल्कुल ठीक, फ्री हैंड नहीं हम फिर कह सकते। बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये ज़रूर मैटर करती हैं। लेकिन मैं ज़ाती तौर पे बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स ये समझता हूँ कि अगर आप इस तरह से रुकावटें करके ये समझेंगे कि सियासी अमल रुक जाएगा तो ये गलत है। ठीक है, खान साहब तकरीर में क्या ऐलान कर सकते हैं? मैं दोबारा आपसे आऊँगी तो पूछूंगी, पहले मैं ज़रा चौधरी साहब से जलसे की एक्सपेक्टेशन लेती हूँ। चौधरी साहब, ये तो सब चैनल्स भी कंडेम कर रहे थे, मैं देख रही थी कि बहुत लोगों ने इसको फेयरली रिपोर्ट किया है कि वाक़तन कंटेनर्स लगाकर रास्ते बंद किए गए, हर तरफ से लोगों के पहुंचने में रुकावट है और जो आएंगे भी वो शायद 5-10 किलोमीटर बेचारे चल के ही आए। तो ये इसकी ज़रूरत क्या पेश आई थी? अब तो इलेक्शन मुलतवी हो गए, अब ये कोई इलेक्शन कैंपेन भी नहीं है कि जिसका कोई बड़ा इम्पैक्ट पड़ जाएगा पहला ही जलसा अगर इस तरह से हो जाएगा तो ये इसके पीछे क्या लॉजिक नज़र आती है कि अब इस तरह से रुकावट डाली जाए? और फिर भी आप समझते हैं कि लोग आ जाएंगे उसी स्ट्रेंथ में जिसमें अगर ना रुकावट होती तो आ सकते थे? ये घबराहट है और इंतहाई जानबदाराना जो निगरान हुकूमत है पंजाब की, उसका एक मैं कहता हूँ कि एक ऐसा चेहरा सामने आया है जो कि बिल्कुल ही अच्छा नहीं है। और गोएबल्स को भी पीछे छोड़ दिया है, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर पंजाब के। उन्होंने जब आज सारा लाहौर बांधा, आप लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं और कोई जहाज नहीं खुला और वो टीवी पे आके इंतहाई बेबाकी से और ढिठाई से, मैं माज़रत चाहता हूँ लफ्ज़ इस्तेमाल करने पड़े हैं, झूठ बोलते हैं, कहते हैं जी कि हमने तो रास्ते नहीं बंद किए। आज रमज़ान में लाहौर में आने जाने वाले लोगों को और लाहौर में रहने वाले लोगों को जिस परेशानी में मुब्तला किया गया है, इसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। ये क्या तरीक़ेकार है कि आप एक जो है रमज़ान के पाक महीने में लोगों को तंग कर रहे हैं और इस तरह खौफज़दा है, बौखलाहट है आपके, आप आवाम से क्यों डरे हुए हैं? आपको तो चाहिए ये था कि सब रास्ते खोल दे और आप सिर्फ जलसागाह के अंदर सिक्योरिटी का इंतजाम करते। आपने इंटेंशनली, और मैं अभी देख रहा हूँ अपने हमारे टीवी के स्क्रीनों के ऊपर बहुत बड़ी तादाद कारकुनान की फिर भी पहुँच गई है। ये आजकल का जो वक्त है यह ज़ोर ज़बरदस्ती का नहीं है, ये इस मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट को भी समझना है, इदारों को भी समझना है और पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी समझना है। और जो इंतज़ामी अमूर कर रहे हैं इस वक्त, उनको भी ये बात समझनी पड़ होगी, जैसे इमरान याकूब ने कहा है कि ये नंबर गेम से अब आगे गेम चली गई है। अब कारकर्दगी का ज़माना है, आपकी कारकर्दगी अच्छी नहीं है, आपकी कारकर्दगी सिफर है। आप खौफ का और खौफ राज का माहौल कायम करना चाह रहे हैं, लोगों को उठा रहे हैं। लाहौर समेत पंजाब के हर शहर में छापे मारे गए हैं, लोगों को
उठाया गया है। 4-4 दफ़ा मेरे हल्के का, मेरे इलाके का एक गरीब रिक्शा ड्राइवर है, पीटीआई का कारकुन है, जुमा खान बलोच, उसको 4-3 दफ़ा आज अरेस्ट कर लिया है। मेरा मतलब है कोई बंदा किस कदर ज़्यादा लेकिन वो फिर भी दंदनाता है, वो जब बाहर आता है इमरान खान के नारे लगाता है। लोग नहीं रुकते। इमरान याकूब खान साहब, ये जानबदार हुकूमत है, ये इंतहाई जानबदार हुकूमत है, और इससे ज़्यादा जो है इस कदर जो बर्बरियत और फस्तायत पे मबनी मैंने कोई हुकूमत नहीं देखी। जो इस वक्त हो रहा है उससे आइन और कानून की पामाली तो एक तरफ सियासी असूल भी ख़त्म हो गए हैं, जंगल का कानून लग रहा है पाकिस्तान में नाफिज हुआ है इस तरह से। अभी तक भी अजहर मिशवानी का कुछ, हम कल भी प्रोग्राम में बात कर रहे थे अजहर मिशवानी के बारे में, अभी तक भी उनका कुछ पता नहीं चला। और एक सेकंड जरा मैं एक थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन भी ले लूं चौधरी साहब, ये भी खबर आ रही थी जी, हसान न्याजी के बारे में भी आ रहा था कि उन्हें रिहाई मिल भी गई, कोर्ट का हुक्म हो गया है, लेकिन फिर भी उन्हें रिहा नहीं किया जा रहा था। तो अभी क्या स्टेटस है, वो रिहा हो चुके हैं या अभी तक भी रुकावट है कोई? उनकी कोयटा में आज सुबह जमानत हो गई थी, फिर इस्लामाबाद में जमानत हो गई थी। अब होम मिनिस्ट्री ने लेटर लिखा है कि उनको लाहौर में रेस कोर्स में कोई मुकदमा है, उसमें अब लाहौर शिफ्ट किया जाएगा, यानी उनको रिलीज नहीं किया जाएगा। कोयटा से लाहौर जाएंगे और फिर वहाँ पे जमानत होगी, फिर कोई और केस डाल देंगे। हसान न्याजी हो, अजहर मिशवानी हो या दूसरे वर्कर्स हो, वो पॉलिटिकल नजरिया रखने वाले लोग हैं, उनको उठा लिया जाता है पूरे मुल्क में घुमाया जा रहा है। ये वैसे इमरान साहब ये एक नया पैदा करने की कोशिश की जाती है। हसान न्याजी की गिरफ्तारी की, राइट, मैं समझता हूँ कि समीना आपकी इजाजत से हसान न्याजी की गिरफ्तारी से वकला मुतहद हुए हैं। आप लाहौर हाईकोर्ट बार ने 27 तारीख को एक वकला कन्वेंशन रख दिया है ऑल पाकिस्तान, और पूरे 95 बारें इकट्ठी हो गई हैं। इस तरह के मामला से वकला अब मुतहद हो रहे हैं इस आइन शिकनी के खिलाफ, और वो बाहर निकलेंगे। और जब वकला किसी तहरीक में शामिल होते हैं तो उसकी तहरीक को रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल ठीक। तो अपने मुखालिफिन में और इजाफा कर रहे हैं इस तरह तो लग रहा है हुकूमत। लेकिन मेरा साहब ये वैसे एक नया ही ट्रेंड देख रहे हैं हम कि पकड़ो और उसके बाद फिर पूरे मुल्क में घुमाओ, मुख्तलिफ शहरों में केसेस एकदम निकल आते हैं, गायबाना केसेस, और फिर उसके बाद वो हर जगह से आपको ज़मानतें करवानी पड़ी हैं। ये सब क्या शो कर रहा है? अब इलेक्शन तो मुलतवी हो गए, जो एक बुनियादी लग रहा था कि हुकूमत की कोई परेशानी है, वो तो आपने मुलतवी करा लिया। इलेक्शन कब अदालतों में बात जाए, क्या फैसले हैं, वो बाद की बातें हैं। लेकिन अब ये मुसलसल जो एक क्रैक डाउन है, ये क्या शो कर रहा है? वैसे तो आज सुप्रीम कोर्ट में तहरीक इंसाफ ने कर दी है जी। उसके हवाले से भी कि इलेक्शन के हवाले से कहते हैं। अब देखिए वो अदालत में कितनी देर चलता है और क्या होता है। लेकिन देखिए हसान न्याजी साहब हों या अजहर मिशवानी साहब हों या कोई भी हो, फैसल चौधरी साहब हों, इमरान याकूब हो, मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि उनके किरदार से और उनके ज़ाती उन मामला से आपको बहुत सारे इतराज़ात हो सकते हैं। हसान न्याजी साहब जो हैं वो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ अगर कोई पीटीआई का कारकुन है या मुस्लिम लीग नून का कारकुन है या किसी सियासी जमात का कारकुन है या वो वकील है या साफ़ी है तो उसे लाइसेंस टू किल मिल जाए, वो जो मर्ज़ी करता रहे। लेकिन वो अलग चीज़ें हैं। अगर कोई बंदा कानून को जो है चाहिए, अगर कानूनी तौर पे आप समझते हैं कि वो मुल्ज़िम है, तो आप इस तरह के हालात पैदा ना करें कि वो मतलूब भी है आपको तो इस तरह से लगे कि जैसे आप। तो मेरा सवाल है, ये हुकूमत इस तरह करके क्यों करे? अब तो जो पहले लोग सुन भी रहे थे, इनकी बात भी इनको बोल रहे हैं। देखिए, इंसाफ सिर्फ होना नहीं चाहिए, इंसाफ होता हुआ नज़र भी आना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आप जो है ना सिर्फ ये जाहिर करें कि आप अपने मुखालफिन को जो है वो कुचलने की कोशिश कर रहे हैं या उनको सबक सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। फैसल चौधरी साहब ने अभी निगरान हुकूमत के हवाले से और वज़ीर इत्तलात के हवाले से बात की। मैं इनकी बात से मुत्तफिक नहीं हूँ। मैं समझता हूँ कि निगरान वज़ीर इत्तलात पंजाब जो हैं आमिर मीर बड़े टॉप के जर्नलिस्ट हैं, हमेशा अपराइट उन्होंने ज़िंदगी गुजारी है, सच बोलते हैं, हाँ जी, जमहूरियत पसंद है। लेकिन उनके बाज़ अमलों से मुझे फैसल चौधरी साहब को या मुझे इससे 1001 इख्तलाफ हो सकता है। मामला ये, मैं तो पहले कह रहा हूँ चौधरी साहब कि आपको इख्तलाफ हो सकता है, मुझे हो सकता है, लेकिन मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि अपने अमल से ये हुकूमत, निगरान हुकूमत हो या कोई भी हुकूमत हो, उसको ये साबित करना चाहिए
कि जिससे लोग ये कर रही है या नहीं, ये अपना एनालिसिस देना चाहिए। तो वो तो सब कहेंगे कि निगरान हुकूमत का ये काम है। आपको जो आज नजर आया उससे आपको लगा कि ये निगरान हुकूमत जानिबदार है? देखिए, मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ, फिर मैं आपसे कहता हूँ कि निगरान हुकूमत जो कर रही है, अगर तो इमरान खान की सिक्योरिटी के लिए है तो बड़ा अच्छा कर रही है, लेकिन फिर मैं आपसे ये कह दूं कि इस तरह से नहीं होना चाहिए कि आप सिक्योरिटी का नाम लेके आप कह रहे नहीं, मैं आपसे ये कह रहा हूँ ना, निगरान हुकूमत जो है उसका काम ये है नहीं है। और एक ब्रेक लेते, नाज़रीन ब्रेक से वापस आते हैं और बात करेंगे कि अब इस तमाम तर सूरत हाल को जो कारकुनों को टारगेट करने के हवाले से इमरान खान साहब का इल्ज़ाम है, उसके लिए इंटरनेशनल मीडिया को भी अप्रोच किया जा रहा है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को भी इंगेज किया जा रहा है। उससे क्या फ़ायदा हो सकता है पीटीआई को? और फिर साथ ही साथ थोड़ी बात करेंगे इस हवाले से भी, जनरल बाजवा साहब ने भी बड़े इंटरव्यूज़ दिए हैं और फिर उनकी तरदीदें भी की हैं। ये सब क्या हो रहा है, थोड़ी डिस्कशन इस पर भी आगे चल के करेंगे प्रोग्राम में, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। अब बात हो रही थी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ और जिस तरह से गिरफ्तारियाँ, क्रैकडाउन हो रहा है पीटीआई के कारकुनों के खिलाफ। और अब हमने देखा कि इमरान खान साहब ने न सिर्फ इंटरनेशनल मीडिया को बराह रास्त इंटरव्यूज़ दे के सूरत हाल सारी वाज़े की, बल्कि अब शाह महमूद कुरैशी और असद उमर साहब मुख्तलिफ ममालिक के सफ़ीरों से भी मिले हैं और उन्होंने भी सारी सूरत हाल से उन्हें आगाह किया है। तो ये उनका क्या कोई अच्छा वाइज डिसीजन है इंगेज करना इंटरनेशनल कम्यूनिटी को, या फिर खुद हुकूमत को मौका दे रहे हैं ये तनकीद करने का कि ऊपर से तो आप कहते थे कि कोई इंटरफेयर ना करे पाकिस्तान के मामलात में, और अब आप खुद इंटरफेरेंस की दावत दे रहे हैं? चौधरी साहब, ये क्यों इसकी ज़रूरत पेश आई आपके ख्याल से पीटीआई को कि वो इंटरनेशनल कम्युनिटी को इंगेज कर रही है, अपने ऊपर तनकीद भी करवा रही है? देखिए, अपने ऊपर तनकीद का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन जब मसाइल मुल्क के अंदर ना हल हो तो ये दुनिया एक ग्लोबल विलेज है। दुनिया में आजकल जो इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ हैं, ह्यूमन राइट्स एक्टिविशंस जो हैं या उसकी वायलेशंस हैं, वो दुनिया का फोकस है। तो ये बात को पहली दफ़ा तो है नहीं, हमेशा ऐसी बातें पहले भी उन इंटरनेशनल वर्ल्ड इसमें इंगेज की जाती है और होती है। आपके मसाइल मुल्क के अंदर हल नहीं हो रहे, आप की जिस तरह से जबरी गुमशुदगियाँ हैं, मिसिंग पर्सन्स का मामला है, जिस तरह से अभी उनके पीटीआई के वर्कर्स को उठा के गायब कर दिया जाता है और फिर उनका पता नहीं चलता है। आमिर रां का अगवा आपके सामने है, मोहम्मद खां भट्टी का अगवा आपके सामने है। इस तरह से बेशुमार मामलात ऐसे हुए। तो इंटरनेशनल जो दुनिया है वो आपसे गाफिल तो नहीं रहती। आप वाहिद इस्लामिक, लेकिन वो क्या इतना दबाव डाल सकती है हुकूमत पर, रोक सकती है इन्हें? आप बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये इंटरनेशनल जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हैं उसके ऊपर तो दुनिया बहुत सेंसिटिव है। ये अलग बात है कि उसकी भी अपनी एक पीछे बैकडोर पॉलिटिक्स होती है, लेकिन ये इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है वो उसके सामने तो बिल्कुल ये चीज़ें उठाना मैं समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी है, ताकि आपके इदारे और आपकी जो इंटरनल जो पॉलिटिकल रेवलरी है वो इंसानी हकूक की अहमियत पे ये उन पे गालिब ना आ जाए। ठीक है। और इंटरनेशनल दुनिया में इस चीज़ की आवाज़ उठानी आजकल की दुनिया में लाजमी। आजकल ट्वीट करें तो पूरी दुनिया में चला जाता है। ये बात आपकी ठीक है, लेकिन इमरान साहब इस तरह की आवाज़ें तो हमने बहुत फ़लस्तीनियों, कश्मीरियों और न जाने किस किस के लिए उठती देखी। वहाँ तो कोई हमने नहीं देखा कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को किरदार अदा कर सकी हो। माइट इज़ राइट हमेशा होता है। अभी एक इंटरनल एक चल रहा इशू जो भी पाकिस्तान के आपस के पॉलिटिकल मामलात सियासी, उसमें क्या कोई किरदार इस सिलसिले में अदा कर सकता है, और फिर क्या वाकई ये किसी को मुदाखलत की दावत देने के मुतरादिफ है? समीना, फैसल चौधरी साहब मेरे दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, मुझे इनकी राय की हमेशा बड़ी कदर होती है, लेकिन मैं क्या करूं, ग्लोबल विलेज तो है दुनिया, लेकिन इमरान खान के किरदार का जो तजाद है उसका मैं क्या करूं। ये वही इमरान खान साहब हैं जो इसी ग्लोबल विलेज के गैर मुल्की सफ़ीरों के बारे में कहा करते थे कि अपोजिशन लीडर गैर मुल्की सफ़ीरों से मिलते ही क्यों हैं। यही इमरान है ना जो अभी चंद साल पहले, चंद महीने पहले तक ये कहते थे। उसके बाद मुझे ये बताएं, मैं तो समझता हूँ ज़ाती तौर पे कि इमरान खान साहब का और तरीके इंसाफ का अमरीकी साजिश से, अमरीकी
इमदाद तक का सफ़र शुरू हो गया। ये वो इमरान खान साहब है जिन्होंने साइफर से कहानी शुरू की थी और उसको अमेरिका के साथ लिंक किया कि अमेरिकी साजिश के तहत मुझे निकालना। आज वही अमेरिका बहादुर है जिसके साथ ये कह रहे हैं कि अल्लाह दा वास्ता जे साड़ी मदद करो, सानू हुकूमत नहीं देंदे। मामला ये है कि आप अपने मामला जब दूसरों के हाथ में लेके जाएंगे तो कहाँ गई आपकी खुददारी, कहाँ गई आपकी मुल्क से मोहब्बत और कहाँ गए आपके वो जज्बे। यहाँ पे वाइट हाउस के बाहर आप अपने ही इदारों में आपके कारकुन जाके अपने ही इदारों के खिलाफ एहतजाज करते हैं। आप वहाँ पे लॉबियाँ अब जो हैं उनको हायर करते हैं, लॉबिंग फर्म जो हैं वो हायर करते हैं, उनको लाखों डॉलर देते हैं कि अल्लाह दा वास्ता जो साडा इमेज बेहतर कर दो। यानी आप ये तो एक दफ़ा फैसला कर दें कि अमेरिका आपका दुश्मन है या अमेरिका बहादुर से आपकी दोस्ती है। आप इसी चक्कर से अवाम को बेवकूफ़ बनाने में लगे हुए हैं। ज़ल्मे खलीलज़ाद जो पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान के बारे में उसके क्या जज्बात हमेशा से रहे हैं और उसने क्या कुछ नहीं किया, आज आपको वो भी अच्छा लगता है। ये सारी चीज़ें हैं। मुझे आप ये बताएं कि जब आप अपने लिए जो समझते हैं अपोजिशन के लिए उसके बिल्कुल उलट समझते हैं, एक तरफ के हो जाएं या कह दे आपका जो साहब आप रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं, एक तजाद है ये तो फिर इमरान खान साहब की दोनों पॉइंट ऑफ व्यूज में। बिल्कुल देखें सफारतकारी में और दूसरी दुनिया के ऊपर डिपेंड करने में बड़ा फ़र्क होता है। आप जब सफारतकारी होती है तो सफारतकारी का ये आपकी जो दूसरी जमातें हैं, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लॉबिंग फर्म नहीं है वहाँ पे? अभी जो है वो हकानी हैं, पहले मार्क एलन सीगल थे, क्या वो वहाँ पे एक तरीक़ेकार है। वहाँ पे लॉबिस्ट जो है वो आपकी आवाज़ जो है मुख्तलिफ तरीक़ों से वहाँ पे पहुँचाते हैं। वहाँ पे एक सेटअप है। वहाँ पे आप अगर आप वहाँ का निज़ाम देखें तो लॉबिस्ट हायर करने का ये हरगिज़ मतलब नहीं होता कि आप वो वहाँ पे आप कोई ऐसा कर रहे हैं, साजिश है या कोई ऐसी बात है या दावत दे रहे हैं। वहाँ पे अपनी आवाज़ पहुँचाने का तरीक़ाकार ये है। वहाँ पे दुनिया में लॉबिंग फर्म होती हैं और वो आपकी बात करते हैं, तो इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। जो सब उसमें तो नहीं है। जैसे अगर आपने बाहर बैरूनी दुनिया से फंडिंग लेनी है तो फिर आपको LLC रजिस्टर्ड करनी पड़ती है, तो उसके मुताबिक आपने उनके कवानीन के मुताबिक उनका जो मरवजा तरीक़ेकार है उसके मुताबिक अपनी बात करनी है ना। आप अगर ये कहें कि आप अगर बात ही ना करें, PTI का हमेशा से मौक़िफ़ ये रहा है कि हम अपनी मर्जी करेंगे, आपके साथ हम ऐसे ताल्लुकात रखना चाहते हैं जैसे दूसरे मुल्कों के साथ आपके ताल्लुकात हैं। हम ये आपकी गुलामी नहीं करना चाहते, नहीं तो अच्छे रिलेशन तो सब चाहते हैं, कौन चाहता नहीं। लेकिन इमरान खान साहब जो बयानात देते हैं, बिल्कुल पीपल्स पार्टी ने भी लॉबिंग फर्म हायर की हुई है, लेकिन कभी आपने देखा कि बिलावल भुट्टो ने उस तरह के बयानात दिए हों। मैं तो ये कहता हूँ कि आप जब दूसरों को ये कहते हैं कि अपोजिशन लीडर गैर मुल्की सफीरों से मिलते हैं, सर नहीं वो तो इशू बेस्ड होते हैं, इशू टू इशू तो आप बात करेंगे। क्या बात है, कहाँ पे अगर मुदाखलत कर रहा है कोई तो आप एतराज करेंगे जरूर करनी वरना तो सारी दुनिया के साथ मामला तो आपको करने हैं। सर जरूर करनी चाहिए, लेकिन जब आप हुकूमत में हो तो आप अपोजिशन लीडर के बारे में ये कहें कि वो गैर मुल्की सफीरों से मिलते क्यों हैं, और आप जब अपोजिशन में हो तो आप जरूर उनसे मिले, उन्होंने जफियां पाओ, फिर ठीक है। यानी मीठा मीठा आपा और करवा करवा थू आप नहीं। तो इमरान खान साहब तो अभी तक मेरा ख्याल है उनकी तो मुलाकात नहीं हुई किसी के साथ, या हुई है? नहीं, वैसे तो करनी चाहिए उनको, मैं तो इसका एडवोकेट हूँ। नहीं, उनको मिलना चाहिए सबके साथ। नहीं तो अमेरिकी सफीर से फेस टाइम पे तो बात हुई है ना उनकी, मैं तो कहता हूँ सबसे होनी चाहिए। जी बस बात वहीं पे आके ख़त्म हो रही है कि बहरहाल इस वक्त हमें लग ये रहा है कि PTI जो है वो अंदरूनी इदारों से मायूस है, तो वो बाहर के लोगों को कर रही है, लेकिन उसका क्या उन्हें कोई खातिर खा फ़ायदा भी मिलेगा, ये एक सवाल है। इमरान साहब, जो मेरा आपसे सवाल है कि ये आपको लगता है कि ये कोई दबाव क्रिएट होगा इस हुकूमत के ऊपर इस चीज़ का, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो क्या कोई तजाद है या खान साहब के नहीं, इस बात को एक तरफ रख के, लेकिन क्या इंटरनेशनल कम्युनिटी इन चीज़ों के ऊपर इस हुकूमत को कुछ दबाव डाल सकती है? देखें, बात ये है कि वेस्ट जो है ख़ासतौर पे यूरोप अमेरिका, उसमें इंसानी हकूक़ के हवाले से तो मामला जो हैं, बट आपको पता है GSP+ जो है यूरोप के साथ, वो भी उस पर भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं, जर्मन का भी मौक़िफ़ उस पर सामने आ चुका है। तो अगर इस तरह की ये बातें करेंगे तो इमरान खान साहब को तो फ़ायदा हो या ना हो, मुल्क को नुकसान ज़रूर होगा। लेकिन वेस्ट जो है इस चीज़ों को क्योंकि सीरियस लेता है, क्या
वो इन चीज़ों को मुल्क को क्या नुकसान है? मुल्क को यही नुकसान होगा ना कि अगर वो आपको जो रायत देते हैं वो ना दें, आपकी कोई मदद ना करें, आपकी इमदाद रोक लें, 100 तरह से वो तंग ही करता है ना जब आप उनकी बात नहीं मानेंगे। IMF अभी पहले पैसे नहीं दे रहा, दूसरे मामलात हैं, फैटफ का मसला आपको पता है, बड़ी मुश्किल से आप ग्रे लिस्ट से बाहर आए हैं, तो ये सारी चीज़ें ये देखनी पड़ती हैं। बिल्कुल ठीक। तो वो ये कि वो कारकुनों के साथ जो वो होता रहे, कोई बात नहीं, ना क्यों, ये कौन कहता है? आप कह रहे हैं मुझे आप बताएं, या तो फिर फैसला कर देना कि आपने 21वीं सदी में भी जजीरों वाली जिंदगी गुजार दी है, फिर तो ठीक है। लेकिन अगर आप ये इस चीज़ को यूं भी तो देखें ना कि अगर वो दबाव बढ़ाए तो हुकूमत भी इस चीज़ को देखे कि भाई अब इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो आ रही है, तो आप ज़रूर अगर किसी का कसूर है उसे ज़रूर पकड़े, लेकिन कोई वायलेशन इस तरह की ना हो जिसमें कोई लॉ को आप इन्फोर्स अच्छा, मुझे ये बता दें, पूरी दुनिया में अमेरिका समेत, यूरोप समेत, मुझे किसी एक मुल्क की हुकूमत का बता दें कि जिसने आलमी दबाव में आके तो कोई बात मान ली हो। यही तो मेरा सवाल था आपसे। सबसे पहले मैंने सवाल ये किया है कि बाकी सब ने कश्मीर में, फिलिस्तीन में, हर जगह पे ये सारी बातें होती हैं, ये दर्शनी पहलवान होते हैं। यानी आपका कहने का मकसद ये कि कोई इंटरनेशनल कम्युनिटी कुछ नहीं कर सकती? नहीं, वो बस बयान जारी करेंगे और यहाँ पाकिस्तान को फायदा, वो नुकसान जरूर पहुंचा सकते हैं, हुकूमत को मजबूर नहीं कर सकते। ठीक हो गया, एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आते हैं, फर्दर बात करते हैं। बस आपके इंटरव्यू के हवाले से भी कुछ चीजें आई हैं, कल भी हमने थोड़ा सा इस पर डिस्कशन किया था, आज थोड़ा आगे और लेके जाएंगे ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। और बात हो रही थी जनरल बाजवा साहब ने कुछ गुफ्तगू की एक सीनियर सहाफ़ी शाहिद मेतला साहब से, और उन्होंने उसको एक इंटरव्यू की सूरत देकर छाप दिया। लेकिन अब जनरल बाजवा साहब कह रहे हैं कि उन्होंने तो कोई इंटरव्यू ही नहीं दिया, और कामरान शाहिद साहब के तवस्सुत से उन्होंने उसकी तरदीद जारी कर दी है। तो क्या ये वाकई कोई इंटरव्यू दिया है उन्होंने? अगर दिया है तो वो फिर अब इससे मुकर क्यों रहे हैं, और उनको ज़रूरत ही क्या पेश आ रही है कि वो लोगों से मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं और वो चीज़ें खोल खोल के सामने ला रहे हैं, जबकि हल्फन देखा जाए तो उन्हें अभी 2-1 साल तो ज़रा किनारा कशी इख्तियार करनी चाहिए कोई भी राज उगलने से पहले। क्या ये सारी वजह है, इसके ऊपर थोड़ी बात कर लेते हैं। इमरान साहब, जनरल बाजवा साहब तो कह रहे थे मैं गोशा नशीं हो जाऊंगा, गुमनामी में चला जाऊंगा, लेकिन हर वक्त वो कोई ना कोई बयान दे के आ जाते हैं खबरों में। आपको लगता है वो इंटरव्यू दे रहे हैं और बाद में जब तनकीद होती है तो कह देते हैं कि मैंने नहीं दिया? क्योंकि इससे पहले जावेद चौधरी साहब ने भी जो कॉलम लिखा था उसकी भी उन्होंने तरदीद करवा दी थी। समीना, देखें, जनरल बाजवा साहब रिटायर्ड तो हो गए हैं, लेकिन एक बात ज़हन में रखें कि वो 6 साल तक इस मुल्क में बिला शिरकत गैर सबसे ताकतवर शख्सियत रहे हैं। 6 साल में किसी भी मुल्क में सबसे ताकतवर शख्सियत रहना, आप वैसे यूज टू हो जाते हैं कि आप जो मर्ज़ी करते फिरें, कोई आपको पूछने वाला नहीं है, कोई आपने मामलात वाला नहीं है। जनरल बाजवा साहब शायद जाना तो चाहते हैं गुमनामी की ज़िंदगी में, लेकिन जा नहीं पा रहे अभी तक। हाँ, अभी तक वो लाइमलाइट में जो है ना, उसी तरह से वो चकाचौंध जो है ना उनकी, वो कंबल को छोड़ना चाह रहे हैं, लेकिन शायद कंबल नहीं उन्हें छोड़ना चाह रहा, अभी तक छोड़ रहा। देखिए, जावेद चौधरी साहब ने जो पहले उनसे मुलाकात हुई, और फिर उस मुलाकात के बाद जावेद चौधरी साहब ने उस पर कॉलम लिख दिया। उसमें 1-2 चीज़ों पे इतराज़ हुआ, और मंसूर अली ख़ान जो हमारे एक एंकर हैं समा टीवी के, उनके ज़रिए से बाजवा साहब ने उसकी तरदीद कर दी। अच्छा, जावेद चौधरी साहब एक ऐसे साफ़ी हैं जिनकी कम से कम मैं ये समझता हूँ कि वो सीनियर साफ़ी हैं, और ये नहीं हो सकता कि वो बग़ैर किसी वजह के वो कर दें। उन्होंने जब बाजवा साहब से गुफ्तगू की ये सारी, और उनकी मर्ज़ी के बगैर वो लिखने वाले नहीं। दूसरी बात कर लेते हैं अब शाहिद मेतला साहब की। शाहिद मेतला साहब जो हैं, इन्होंने ये जो दूसरा इंटरव्यू आप कह रहे हैं, अब शाहिद मेतला साहब ने खुद हमारे ही टीवी से आज बात करते हुए ये कहा है कि जनाब, हाँ जी, फेस टू फेस में, कि मैं जब आरिफ हमीद भट्टी साहब ने उनसे ये पूछा, और हमारे जो एंकर हैं उसके फेस टू फेस के, तो उन्होंने उनसे पूछा कि जनाब आप मुझे ये बताएं कि आपने कोई नोट्स भी लिए थे? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने नोट्स नहीं लिए थे, लेकिन भट्टी साहब आप खुद भी मिलते रहे हैं, वो बड़े अच्छे दास्तान गो हैं। और उन्होंने मुझे कहा, यानी शाहिद मेतला साहब को बाजवा साहब ने कहा कि उन्होंने वैसे उसमें कॉलम में भी लिखा हुआ है, हाँ जी, वो जो उनका है कि वो स्टोरी टेलर बड़े अच्छे। उन्होंने कहा कि आप जो है ना बेचैनी का शिकार, एक बेचैन रूह है, ज़रा सब्र करें, मेरी पूरी बात सुन लें, आपको सब सवालों के जवाब मिल जाएंगे।
यानी बाजवा साहब ने दोनों में टेक्निकली एक काम किया कि दोनों साफियों के साथ जो बात की तो इस अंदाज में की कि वो बात भी सारी कर जाएं, अपना मौक़िफ़ भी दे दें, लेकिन कोई सबूत भी ना छोड़ें। यानी जब ये बात हो कि जी कोई लिखत पढ़त है, कोई इंटरव्यू है, कोई कैसेट है, तो वो मुकर भी जाएं, यानी साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। तो मैं ये समझता हूँ कि बाजवा साहब जो हैं, मैं तो सच्ची बात है बड़ी दिल से उनकी इज़्ज़त करता हूँ कि बाजवा साहब की मुल्क की बड़ी खिदमात हैं, लेकिन फिर वही बात कि सियासी तौर पे बहुत सारे उनकी सोच से, उनके अमल से इख्तलाफात भी हैं। मुझे ख़ुद भी इख्तलाफात हैं, उनके बाज़ एक्शन ऐसे थे जिसको हम नहीं करते, और जिसमें दो तीन चीज़ें हैं। देखिए, इमरान खान साहब का जो प्रोजेक्ट इमरान है, बुनियादी तौर पे लोग उसको भी बाजवा साहब से जोड़ते हैं। इसी तरह नवाज शरीफ आज तक अपनी हुकूमत का जाना जो है वो बाजवा साहब से जोड़ते हैं। और फिर चौधरी परवेज़ लाई साहब का वो बयान कि हमें तो बाजवा साहब ने कहा था आप इमरान साहब के साथ रहें। तो ये सारी चीज़ें अगर आप देखें तो बड़े राज हैं उनके सीने में, बहुत तजाद है। चौधरी साहब, क्या मसला है बाजवा साहब का? वो सच बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, और अगर कुछ भी वो बोल रहे हैं तो उन्हें बोलने की फिलहाल ज़रूरत क्या है? कहानी आगे निकल गई है, निकल जाने दें। बड़े ये देखें ना, उनके अभी जो कंडक्ट है वो भी बड़ा सस्पिशियस है। ऐसा नहीं होना चाहिए। वो बड़े एक आला ओहदे पे फायज रहे हैं, उस ओहदे की तकाजा ये है कि वो खामोशी इख्तियार करें और वो इन मामलात को इस तरह से जब वो बात करते हैं बाद में किसी से तरदीद करवाते हैं, इस तरह से तो उनकी जो बाकी से रही सही इज़्ज़त है वो भी कोई नहीं करेगा। देखिए ना, एक आप ओहदे जिसके ऊपर आप राजमान रहते हैं पाकिस्तान में, उस ओहदे की एक बड़ी वाइटल इम्पोर्टेंस है, आप उसको ही नीचे ला रहे हैं ये ऐसी बातें करके। और कभी आप क्या बात कर देते हैं, कभी आप क्या बात कर देते हैं, कभी आप किसी को झूठा कहते हैं, ख़ुद अपने आप को सच्चा बनाने की कोशिश करते हैं, फिर आप जो मामलात करते हैं, मतलब उससे उन्होंने तो बेसिकली ये एक्सपोज किया है कि पाकिस्तान के जो आर्मी के चीफ होते हैं वो हर वक्त सियासत करते हैं। तो ये बात जो एक बात है उनके इंटरव्यू से मैं जो रद्द-ए-अमल आ रहा है ना सर जी, मैंने कहा जो मुझे रद्द-ए-अमल में देख रही हूँ, हर कोई ना अपनी पसंद की बात उनके इंटरव्यू में से मान लेता है कि ये सच है, बाकी सारा झूठ है। वो पीटीआई कह रही है कि जो शहबाज शरीफ साहब के बारे में उन्होंने बातें की ना वो सही होगी, और हमजा शहबाज के बारे में वो सही है, लेकिन जो इमरान खान के बारे में बात की वो झूठ है। जो सहाफ़ी हैं तलत हुसैन हामिद मीर साहब कहता गलत बातें करते हैं, लेकिन वो कहने के बाद झूठ बोल देते हैं कि मैं इंटरव्यू नहीं देता। यार को खौफे खुदा करे, दिया तो खड़े रहे, नहीं दिया तो फिर ना दे। देखे ना, ये तो कोई तरीका नहीं होता ना जी कि आप इंटरव्यू भी दें, वो छपे, बाद में जो है वो आप, लेकिन आप समझते हैं उनका किरदार खत्म हो गया है। मैं ये इसको इस तरह से नहीं यही करेगा फैसल चौधरी साहब ने ये किया। भाई साहब, गुजारिश ये है कि मैंने शाहिद मेतला साहब के बारे में ये नहीं कहा जो आप कह रहे हैं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि मकबूलियत जो है और लाइमलाइट में रहना, वो बाजवा साहब जो है, सिर्फ मकबूलियत या लाइमलाइट में रहने की बात है, या अभी इस कहानी में उनका कोई किरदार मजीद बाकी है? ये उनका बहुत सारी चीज़ों का अफशा करना, आजकल के हालात से अभी इतना डिस्कनेक्ट नहीं है ये मामलात जो अभी तक हमें नज़र आ रहे हैं। तो ये क्या कोई फिर किसी एजेंडे पर नज़र आ रहे हैं आपको? देखिए, मुझे तो बीइंग अ फॉलोअर ऑफ पॉलिटिक्स ये लगता है कि अब बाजवा साहब का पाकिस्तानी सियासत में कोई किरदार बाकी नहीं है। अच्छा। वो अपनी इनिंग खेल चुके हैं, बल्कि 2 बारियां लेके खेल चुके हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, पाकिस्तानी सियासत में उनका पाकिस्तानी सियासत में उनका कोई किरदार मुस्तकिल में। चलें थोड़ा सा जी आगे चलते हैं, और एक बड़ा इम्पॉर्टेंट इशू है जिसके ऊपर बात करना बड़ा ज़रूरी है। मैं ख़ास तौर पर 2 दिन से इस पर बात करना चाह रही थी, लेकिन वक्त की कमी के बायस बात नहीं हो पाई। मुफ्त आटा स्कीम शुरू की है हुकूमत पाकिस्तान ने। बज़ाहिर की बड़ा अच्छा एक नारा लगता है कि रमज़ान में मुफ्त आटा मिल रहा है लोगों को इस महंगाई के दौर में, लेकिन जो इसमें बद इंतज़ामी और बदनज़मी देखने में आई है, जिसकी वजह से मुसल ना सिर्फ ये कि भगदड़ मच रही है, लोगों को परेशानी और तकलीफ़ का सामना करना पड़ा है, बल्कि अमवात तक हो गई हैं। और अभी तक ये स्कीम 6 अफराद की जान ले जा चुकी है। गरीब लोग हैं, लंबी लंबी लाइनों में लगे हैं, और बारी बहुत देर से आती है, और फिर जिस तरह से एकदम बदनज़मी होती है, भगदड़ मचती है, उससे लोग ज़ख्मी भी हुए हैं, छीना झपटी लड़ाई, और फिर कुछ अफराद जान से भी गए। तो बहुत ही अफसोसनाक ये मनाज़िर। इमरान साहब, इस स्कीम में 2-3 लोग एतराज़ कर रहे हैं। एक तो ज़ाहिर है बदनज़मी का मामला है, फिर लोग ये भी बात कर रहे हैं कि इस स्कीम को पैसे देने के लिए जो बाकी लोग
आटा आम हम निर्खों पे ख़रीद रहे थे, मसलन मैं ख़ुद भी जो आटा ख़रीदा मैंने कल परसों, तो वो मुझे पहले से ज़्यादा प्राइस पे मिला। तो ऐसा लग रहा है कि उनको तो फ्री मिल रहा है, लेकिन बाकी लोगों से आपने डबल प्राइस लेने शुरू कर दिए उसको उनको मैनेज करने के लिए। तो ये सिर्फ हुकूमत के क्या सियासी शोशे हैं जिनको वो इस तरह से अमली जामा पहना रहे हैं? नहीं इसमीना, पहली बात तो ये कि आप अफोर्ड कर सकती हैं महंगा भी लेना, मैं अफोर्ड भी कर सकता हूँ थोड़ा सा महंगा लेना, लेकिन वो गरीब जिसको मुफ्त मिल रहा है वो बेचारा ख़रीदना ही इस वक्त अफोर्ड नहीं कर सकता। महंगाई इतनी हो गई है कि उसके पास रोटी खाने के लिए, आटा लेने के लिए पैसे नहीं है। लिहाजा मैं समझता हूँ ये कदम बहुत अच्छा है मुफ्त आटा देना, और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जो लोग हैं उनका डाटा मौजूद है, वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरा इतराज़ उस तरीक़ाकार पे है। मेरा इतराज़ ये है कि आपको मैकेनिज़्म को उस तरह का बनाना चाहिए, लेकिन आपको पता है यहाँ अक्सर वाक़यात होते हैं, इवन कराची में भी आपको याद होगा कि माजी करीब में जब रमज़ान में राशन बांटना था तो कितनी वहाँ पे अमवात हो गई थी। लोग भी मुफ्त लेने के चक्कर में ना, चीज़ मुफ्त मिले तो वहाँ पे इस तरह से टूट पड़ते हैं और देखते नहीं कि कोई नीचे आएगा या कोई गिर जाएगा या कोई ज़ईफ़ हो सकता है, कोई बच्चा हो सकता है। ये लोगों को भी चाहिए थोड़ा सा इसमें करें, और हुकूमत को ख़ास तौर पे इसका मैकेनिज़्म इस तरह से बनाना चाहिए। एक भी जान जो है वो जाना, आप तो 6 जानों की बात कर रही हैं, एक इंसान का जान जाना भी पूरी इंसानियत की। इमरान साहब, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत ही एहसास के पैसे भी दिए जाते थे और बहुत अरबों रुपए बांटे गए लोगों में, लेकिन एक मैकेनिज़्म था उसके तहत जिस तरह से स्मूथली चीज़ें होती थी, ऐसी हमें कभी कंप्लेन नहीं देखने को मिली कि लोगों को इस तरह। उसी चीज़ को क्यों नहीं फॉलो करके उसी तर्ज के से जो है ये आटे की तकसीम बनाई जाती कि इस तरह की बदनज़मी ना होती, लोगों की ख्वारी ना होती। मुझे तो ये भी है सर, जान जाना तो एक बहुत खैर एक्सट्रीम बात है, लेकिन घंटों जिस तरह लोग खड़े एक थैले के लिए, कितनी उन्हें तकलीफ से गुजरना पड़ रहा है। ना बात ये है कि पैसे तो आपको मैकेनिज़्म उस तरह से बन सकता है ना कि आप जाके तो किसी भी उस पर जाएं और जाके ले लें पैसे, लेकिन आटा आपको हर जगह पे उस तरह से नहीं दिया जा सकता। लेकिन आटे के लिए जो इंतज़ामात इस तरह से कर दिए जाएं, अब वैसे पहले से बेहतर हुआ है। और मैं यहाँ पे ज़रूर तारीफ़ करना चाहूँगा निगरान वज़ीर आला पंजाब की भी, मोहसिन नकवी भी खुद इसमें बड़ा इंटरेस्ट ले रहे हैं और मुख्तलिफ़ जगहों पे खुद भी जाके इस मैकेनिज़्म को देख रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वो बेहतर करें। और वज़ीर आज़म भी खुद जा रहे हैं। मैं कहता हूँ शायद इन दोनों के जाने से सूरत हाल बेहतर हो, लेकिन ये 6 अबवात के बाद नहीं होना चाहिए था। ये पहले मैकेनिज़्म आपको इस तरह का बनाना चाहिए था कि जहाँ भी हो लोगों की जान ना जाए, गर्मियों में उनको 2-2, 3-3 घंटे खड़ा ना होना पड़े, आसानी के साथ उनको ये चीज़ मिल जाए। सही है, तो चलिए प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, यहीं पर आज के प्रोग्राम को समेटते हैं। इंशाल्लाह कल फिर नाज़रीन आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।